मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल में। और छात्रावास प्रबंधन के अगले कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने छात्रावास प्रबंधन टॉपिक के ऊपर भाग 1 अपना देख लिया था। आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे भाग 2 के ऊपर कि छात्रावास प्रबंधन में जो प्रशासनिक प्रबंधन है वो उसके तत्व देखेंगे। साथ ही साथ अभिलेखों का संधारण और अभिलेख क्या होते हैं वो देखेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस यूट्यूब चैनल को अपने मित्रों तक शेयर करें। आप भी सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। आपके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलेगी कि नए नए नित नवीन वीडियो हम नए नए बार बार जल्दी से लेकर आएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो आगे इस चैनल में हम चलते हैं और देखते हैं कि छात्रावास प्रबंधन के ऊपर अपना टॉपिक क्या है। तो छात्रावास प्रबंधन के बिंदुओं में हम देखे हैं कि हमने देखा था कि छात्रावास प्रबंधन के विभिन्न बिंदु होते हैं। जैसे होता है एक प्रशासनिक प्रबंधन, अभिलेखों का प्रबंधन, मेष प्रबंधन, अधोसंरचनात्मक प्रबंधन, स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन और नैतिक प्रबंधन। तो इसमें हम पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि प्रशासनिक प्रबंधन क्या होता है। तो प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत हमने क्या क्या देख लिया था कि हमने ये देखा था कि छात्रावास के नियम संचालन का ज्ञान होना हमें आवश्यक है। और ये नियम संचालन वर्तमान में मूल रूप से कौन से हैं, 2010-11 के। और यथा यथा समय समय पर इन नियमों में क्या होता है, संशोधन होता है। और ये संशोधन क्या होते हैं, इन संशोधनों को अधीक्षक को जानना क्या है, आवश्यक है। और इसका अभिलेखीकरण भी करना क्या है, आवश्यक है। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद ये देखा था कि छात्रावास में एकाधिक कार्य होते हैं जिन कार्यों में चतुश्रेणी कर्मचारियों की नितांत आवश्यकता होती है। तो सत्र आरंभ के पूर्व, जो सत्र आरंभ होने वाला है इसके पूर्व क्या करना है, इसके बाद सभी चतुश्रेणी कर्मचारियों से निर्धारित कार्यों की चर्चा करनी है और उन्हें कार्यों का विभाजन करना है कि आप ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप सफाई करेंगे। तो इस प्रकार सत्र आरंभ के पूर्व जो चतुश्रेणी कर्मचारियों से कार्य लेना अधीक्षक के प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और इसके बाद आता है जो उपलब्ध संसाधन हैं छात्रावास में उसे किस प्रकार उचित उपयोग करना है। सत्र आरंभ के पूर्व कौन कौन से संसाधन होने चाहिए, चादर होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, मच्छरदानी होना चाहिए। और अगर नहीं है तो उच्च कार्यालय को क्या करना चाहिए, उसकी मांग प्रेषित करना चाहिए। उच्च कार्यालय से मांग आपूर्ति में मान लीजिए विलंब हो रहा है तो आप उसे किस प्रकार निपटारा करेंगे उस समस्या का। तो ये सभी किस में आता है, प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और यहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद आगे बचे थे जो टॉपिक उससे हम देखते हैं कि प्रशासनिक प्रबंधन में क्या होता है। कि प्रशासनिक प्रबंधन में आपने सत्र के लिए तैयारी कर ली, आपने क्या क्या कर ली, आपने नियम जो रूल्स है उसे जान लिए हैं, आपने चतुश्रेणी कर्मचारियों से क्या कर लिया है, अपने कार्य का विभाजन कर दिया है, आप संसाधन ले आए हैं। अब संसाधनों के बाद क्या होता है, जो छात्रावास में मूल जरूरी है वो है छात्र बच्चे। तो प्रवेश हेतु प्रक्रिया का प्रारंभ करना है अधीक्षक को, नवीन प्रक्रिया का प्रारंभ। इसके लिए प्रक्रिया का प्रारंभ में क्या करते हैं कि विभिन्न माध्यम से, चाहे माध्यम आपके इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर पेरेंट्स से पालकों का संपर्क हो, तो विभिन्न माध्यमों से लोगों को सूचना पहुंचानी है कि छात्रावास में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और अंतिम तिथि क्या रहेगी, ये रहेगी। क्योंकि इतने वर्षों से छात्रावास आश्रम चल रहे हैं इसलिए सभी लोगों को इसके समय का ज्ञान होता है। लेकिन फिर भी अगर आप उचित प्रबंधन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने जो छात्रावास का नोटिस बोर्ड होता है उसमें, और जो स्कूल होता है जहाँ पे बच्चे अध्ययन करने जाते हैं, उन स्कूलों पर भी इसकी नोटिस क्या कर देना, चस्पा करवा देने की छात्रावास से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। और प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और क्या करना है उसके संबंध में जो भी तिथि है और जो भी मान्यताएं हैं और जो शर्तें हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको उसमें क्या करना है, प्रदान करने की। कक्षा 6वीं से 10वीं तक की कितनी रिक्त सीटें हैं आपके पास और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये सभी चीज़ें क्या करनी है आपको वहाँ पे दृष्टिपटल पे या नोटिस बोर्ड पे जो है आपको दिखानी है। इसके बाद ये हो गया मेष प्रारंभ हो गया। उसके बाद मेष संचालन हेतु, चूंकि मेष संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है तो नियमानुसार मेष संचालन हेतु प्रति माह क्या करना पड़ता है, स्क्रॉल का नियमानुसार निर्माण करना होता है। और इस स्क्रॉल के आधार पर ही क्या होता है, संस्था संचालन हेतु वित्त उपलब्ध होता है। संस्था संचालन हेतु वित्त उपलब्ध होता है। और साथ ही साथ मिलकर इस वित्त का समुचित उपयोग भी क्या करना है, अधीक्षक की प्रशासनिक प्रबंधन की जिम्मेदारी। समुचित उपयोग, अधीक्षक का समुचित उपयोग होता है।
वित्त की उपलब्धता के पश्चात क्या होता है कि विभिन्न, चूँकि हमने पहले क्लास में भी देखा था कि विभिन्न प्रकार की समितियाँ होती हैं और ये समिति क्या करती है, छात्रावास अधीक्षक को छात्रावास संचालन में मदद करती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये एक समिति है कि छात्रों के साथ मिलकर विभिन्न समितियों का निर्माण के लिए, जिससे छात्रों के अंदर नेतृत्व भावना का विकास हो। नेतृत्व भावना, अगर आपके पास सवाल आ गया कि छात्रावास समिति का उद्देश्य क्या होता है? छात्रावास समिति का उद्देश्य होता है नेतृत्व भावना का विकास। कि बच्चों को नेतृत्व भावना का विकास मिले, साथ ही छात्रावास प्रबंधन में उनकी सहायता हो। इस उद्देश्य से अपन को क्या करना है? छात्रावास समिति का गठन करना है। इसके बाद आते हैं अगला हमारा कि समस्त अभिलेखों का संधारण, जो अगला टॉपिक भी है लेकिन एक प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत कहते हैं कि सभी प्रकार के अभिलेखों का संधारण करना अधीक्षक का दायित्व है। और इसका नियमन किस प्रकार से हो कि प्रतिदिन समस्त अभिलेख जो हैं इनके आवश्यकता अनुरूप क्या है, अभिलेखों का संधारण करना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियां कई बार आती हैं, तो उन आपातकालीन परिस्थितियों में मान लीजिए कुछ कार्य आ गया या कुछ अन्य कार्य हो गया, तो उन अभी सभी आपातकालीन परिस्थिति में किसी बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तो स्वास्थ्य विभाग से, या मान लीजिए किसी बच्चे को ऑपरेशन की आवश्यकता है या किसी जगह बाहर भेजने की आवश्यकता है, तो जो स्थानीय राजस्व अमला है उससे संपर्क करना है। मान लीजिए उस संस्था में कोई पेड़ गिर गया है, टूट गया है, तो उसके लिए, जल के लिए नगर पंचायत से। तो इस प्रकार से विभिन्न जो अन्य शासकीय विभाग हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करना है और कार्य करना, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में क्या है, संस्था सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ साथ जो विभिन्न शासकीय कार्यक्रम होते हैं, जैसे कि भेंट मुलाकात हो गया, पीएम जनमन कार्यक्रम हो गया, तो विभिन्न शासकीय क्रियाकलापों में भी अधीक्षक को क्या करना पड़ता है, अपना जुड़ाव और दिखाना पड़ता है और विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। जैसे आप 14 अप्रैल को कार्य कर रहे हैं, 14 अप्रैल को कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो बच्चों की सहभागिता करना है। वीर नारायण सिंह जयंती है, शहीद वीर नारायण सिंह जयंती है, उसमें बच्चों के द्वारा आपको सम्मेलन कार्य करने हैं। तो इस प्रकार के विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों से जुड़ाव और कार्य करने भी अधीक्षक के प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दोस्तों, विभिन्न समय समय पर छात्रावास में मरम्मत और निर्माण कार्य होते हैं। छात्रावास में चूंकि अधोसंरचनात्मक आपको उनको कार्य करना है, तो अधोसंरचना में महत्वपूर्ण निर्माण कार्य होते हैं। तो उन निर्माण कार्यों की देखरेख करना, और देखरेख नहीं कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए कुछ कमी है, तो उसमें उच्च कार्यालय को सूचना संप्रेषण का कार्य भी कौन करता है? अधीक्षक करता है कि भाई हमारे छात्रावास में ये मरम्मत की आवश्यकता है, इसका निर्माण कार्य मान लीजिए चालू हो गया है, तो उसका वो किस प्रकार से हो रहा है, क्या कमियां हैं उसमें, क्या अच्छा और हो सकता है, तो सूचना संप्रेषण कौन करेगा? चूंकि इसके देखरेख के लिए विभागीय इंजीनियर होते हैं, तो इन इंजीनियरों को जो सूचना संप्रेषण का कार्य कौन करता है? अधीक्षक करता है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जो समय समय पर आते हैं, जिसे हम आगे के टॉपिक में और देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रबंधन की बातें हैं, तो अधीक्षक के द्वारा छात्रावास प्रबंधन के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे हमने देखा था कि प्रशासनिक प्रबंधन हमने देख लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं, जो है अभिलेखों का प्रबंधन, कि अभिलेखों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाना है। तो अभिलेखों के प्रबंधन में चलते हैं। तो अभिलेखों का प्रबंधन से पहले, देखने से पहले हम जानते हैं कि अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख को जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं रिकॉर्ड, नाम से स्पष्ट है, रिकॉर्ड। तो अभिलेख क्या होते हैं कि जो भी संस्थागत दैनिक क्रियाकलाप हैं और संस्था में जो कार्य किए जाते हैं उन्हें लिखित रूप से रखना। तो दैनिक क्रियाकलाप जो संस्था में हो रहे हैं या संस्थागत जो कार्य हो रहे हैं, इन सभी कार्यों का रिकॉर्ड किस रूप में रखना? लिखित रूप में रखना। इसे ही क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ये अभिलेख के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पंजियां आती हैं, विभिन्न प्रकार की पंजियां आती हैं, विभिन्न प्रकार के आदेश आते हैं, दस्तावेज आते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं? रखते हैं। और ये अभिलेख ही अधीक्षक के कार्यों का प्रमाण है कि अधीक्षक कोई कार्य, मान लीजिए मैं कोई अधीक्षक है, वह अभिलेखीकरण के अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कार्य कर रहा है, या फिर उसने बच्चों को सामग्री का वितरण किया है, तो इन सामग्रियों का वितरण उसने किया है, ऐसा प्रमाण कौन देगा? सामग्री वितरण पंजी देगी। उसने छात्रावास के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए विशेष कोचिंग निकाल प्रारंभ की है, तो इसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? विशेष कोचिंग पंजी रखेगी। छात्रावास के बच्चों को में संचालन में सामग्री कोई वितरण हुए हैं, तो उसका भी हम रिकॉर्ड रखेंगे। साथ ही साथ पालक समिति की बैठक कर रहे हैं, हम उसका रिकॉर्ड रखेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न रिकॉर्डों के माध्यम से छात्रावास के कार्यों के अभिव्यक्ति प्रमाण कौन होता है? अभिलेखों के माध्यम से ही होता है। इसलिए अभिलेखों का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। अभिलेख जरूरी है हमारे लिए। इसके बाद देखते हैं कि अभिलेखों का संधारण क्यों किया जाए। संधारण का अर्थ है उन्हें क्यों बनाया जाता है, क्यों रखा जाता है। तो अभिलेखों का संधारण इसलिए किया जाता है कि शासकीय कार्यों से में जो पारदर्शिता है उसका पता चलता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य किस प्रकार से किए हैं, किस रूल के अंतर्गत किए हैं, किस नियम के अंतर्गत किए हैं, किस प्रकार किए हैं, तो ये सभी विवरण कौन देगा? अभिलेख ही बता देंगे। तो ये अभिलेख क्या लाते हैं? ट्रांसपेरेंसी लाते हैं,
सिस्टम में क्या लाते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं, इसलिए अभिलेखों का संधारण क्या है, आवश्यक है। इसके बाद जैसा हमने पहले भी बोला कि कोई संस्था नियमानुसार संचालित हो रही है या नहीं, इसका भी प्रमाण कौन देंगे, अभिलेख देंगे। मान लीजिए नियम है बच्चों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की अनिवार्यता है, तो आप अभिलेख में आपके पास सभी बच्चों के रिकॉर्ड में जाति प्रमाण पत्र, उनके आय प्रमाण पत्र हैं, उनके आधार कार्ड हैं, आपके पास रहने चाहिए। बच्चों का आपको उत्तीर्ण बच्चों का एडमिशन देना है, नियम है, तो आपको उनके परीक्षा फल की जानकारी पूरी रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अभिलेखों द्वारा हम पास्ट भूत अर्थात पास्ट का ज्ञान करते हैं कि पास्ट में मान लीजिए एक अधीक्षक किसी संस्था में कार्य कर रहा है, उसका स्थानांतरण होकर दूसरी जगह हो गया है और उसकी जगह नए व्यक्ति अधीक्षक के रूप में आए हैं, तो उसके पास्ट में वो किस प्रकार कार्य कर रहा था और किस प्रकार के कार्यों का उसको नियोजन करना है, इसकी जानकारी भी कौन देता है, अभिलेख देता है। आपकी ट्रेनिंग होती है, आपकी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ट्रेनिंग से अधिक जो आपको समस्त रिकॉर्डों का संधारण किस प्रकार किया जाए, इसका ज्ञान कौन देता है, पिछले के रिकॉर्ड किस प्रकार संधारित किए गए हैं, इसके आधार पर होता है। तो अभिलेखों द्वारा हमें किसका जानकारी मिलती है, पास्ट की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार संस्था का संचालन किया जा रहा था। इसके बाद अभिलेख क्या करते हैं, आपको अपग्रेड या उन्नयन का अवसर भी प्रदान करते हैं। आप नियमित रूप से अभिलेखों का संधारण कर रहे हैं और आप बार बार अभिलेखों को देख रहे हैं, आपने पास्ट का कुछ देखा, अब पास्ट को देख के आप समझेंगे कि हाँ मैं इसमें यही नया कर सकता हूँ, तो आप अपग्रेड और उन्नयन का अवसर भी आपको कौन दे रहा है, अपग्रेड और तुलना का अवसर भी कौन दे रहा है, अभिलेख दे रहे हैं। अभिलेखों के कंपैरिजन से ही आप क्या कर सकते हैं, नए आइडियाज़ को संस्था में क्या कर सकते हैं, नए आइडियाज़ का समावेश कर सकते हैं, पुराने को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभिलेख क्या करते हैं, अपग्रेड का अवसर प्रदान करते हैं। साथ ही साथ कार्यों को दिशा प्रदान करने में भी अभिलेख सहायक है। आपको पता है कि आपको रोज एक रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो आपकी समय सारणी, आपकी कार्य की दिशा को कौन दिशा प्रदान करे, अभिलेख प्रदान करे। आपको पता है कि भाई मेरा ये रजिस्टर इनकम्प्लीट है, मुझे इसे कंप्लीट करना है, तो आप उस कार्य दिवस में उसे पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार से जो कार्यों को दिशा प्रदान करने में कौन सहायक है, अभिलेख सहायक होते हैं। इसलिए अभिलेखों का संधारण करना, अभिलेखों को रखना, अभिलेखों का नियोजन करना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि हमने मैं पहले बताया था कि अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण है पंजियां। विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये रजिस्टर्स निर्धारित फॉर्मेट में होते हैं। इस फॉर्मेट का प्रदाय जो उच्च कार्यालय के द्वारा किया जाता है और इसी फॉर्मेट के आधार पर इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। तो उचित फॉर्मेट के आधार पर अभिलेखों क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं। दूसरे अभिलेख होते हैं आपके आदेश। विभिन्न समय समय पर संस्था संचालन के लिए जो उच्च कार्यालय के द्वारा जो आदेश प्राप्त होते हैं, ये भी इस अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं कि ये आदेश में हमने देखा था कि नियम रहते हैं, तो इन आदेश नियमों को भी दस्तावेज करके एक फाइल बना कर रखा जाता है। तो ये दूसरा अभिलेख हो गया। तीसरा अन्य आवश्यक दस्तावेज। अन्य आवश्यक दस्तावेज में जैसे बच्चों के प्रवेश फॉर्म हैं, इसे आप अपने पास संस्था में रखते हैं ताकि समय पर बच्चों को भी कोई आवश्यकता हो और संस्थात्मक कार्यालयीन कोई आवश्यकता हो तो उसे देख। कर्मचारियों के जो दस्तावेज हैं, कर्मचारियों के जो सारे प्रमाण पत्र हैं या फिर उनके शैक्षणिक दस्तावेज हैं या फिर उनके पैन आधार इस तरह की जानकारी है, तो ये भी इस प्रकार के अन्य दस्तावेज किस में आते हैं, अन्य आवश्यक दस्तावेज में आते हैं। इसके बाद देखते हैं जो पंजियां हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या हैं, पंजियां हैं। तो इन पंजियों को अलग अलग आधार पर बांटते हैं। जैसे सबसे पहले होता है उपयोग के आधार पर, वह पंजियां जिनका उपयोग नियमित रूप से दैनिक रूप से होता है, जैसे छात्रावासी कर्मचारी उपस्थिति पंजी, कर्मचारी उपस्थिति पंजी नाम से स्पष्ट है, जो डेली के रूप से कर्मचारी आ रहे हैं उनकी पंजी उपस्थिति लेना इस पंजी में होता है। छात्रावास विद्यार्थी उपस्थिति पंजी, जो छात्रावास में विद्यार्थी उपस्थित हैं इनकी पंजी भी नियमित रूप से होती है, नियमित रूप से इनका संधारण किया जाता है। तो वह पंजी जिसका संधारण का हो, नियमित रूप से हो, ऐसी पंजियों को दैनिक पंजियों की श्रेणी में डाला जाता है। वह पंजियां जिसको माह में एक बार जिसका हम संधारण करते हैं, जैसे कि आपका हो गया सामग्री वितरण। अब माह में एक बार बच्चों को कोई सामग्री वितरण कर रहे हैं तो उस सामग्री वितरण पंजी में आप उल्लेखित करेंगे। आप बच्चों के व्यक्तिगत खाता को निर्मित कर रहे हैं तो वो भी माह में कितने बार होगा, एक बार होगा। इसके बाद होती हैं आकस्मिक, या जिनका वर्ष में एक बार, जैसे छात्रों की आप आकस्मिक कोई व्यय किए हैं, आकस्मिक पंजी में वो दर्ज होगा। साथ ही साथ आकस्मिक रूप से कोई छात्रावास में स्वास्थ्य पंजी होती है, कोई बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया तो स्वास्थ्य पंजी में आप उसे देंगे। आप विशेष कोई बैठक आयोजित करते हैं तो उसका भी वर्णन आकस्मिक पंजी में देंगे। तो इस प्रकार से हम पंजी किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है इसमें, कि इसमें इस प्रकार से वर्गीकृत की गई है कि उसका उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। दैनिक पंजी में रेगुलर ये पंजियाँ अपडेट की जाती हैं, मासिक पंजी माह में एक बार अपडेट की जाती हैं, और आकस्मिक पंजी जब उस पंजी का कार्य प्राप्त होता है, कार्य आता है, तब उस पंजी को अपडेट करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की पंजियाँ होती हैं।
तीन प्रकार से कार्य के आधार पर हम पंजी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और प्रकृति के आधार पर वह पंजियां जो वित्तीय श्रेणी की होती हैं उन्हें वित्तीय पंजी कहते हैं, और जो पंजियां वित्तीय श्रेणी की नहीं है उन्हें गैर वित्तीय पंजी कहते हैं। जैसे वित्तीय पंजी में हमारे पास आता है कैश बुक, छात्रावास में मेष संचालन के लिए जो आवश्यक होता है कैश बुक होता है वित्तीय पंजी में। कैश बुक के बाद आकस्मिक व्यय पंजी होता है, आकस्मिक व्यय जो किया जाता है उसके उल्लेख होता है इस पंजी में। इसके बाद आपका व्यक्तिगत खाता पंजी जो होता है ये होता है हमारा वित्तीय पंजी में। गैर वित्तीय पंजी में जो हमारे पास स्टॉक रजिस्टर होता है, छात्रावास में क्या कितनी सामग्री है इसका उल्लेख होता है स्टॉक रजिस्टर में होता है। छात्रावास उपस्थिति, कर्मचारी उपस्थिति, दाखिल खारिज, बच्चे कब आए संस्था में, कब हुए, साथ ही साथ आवक जावक पंजी, कौन सा आदेश आपके पास से आया है और आपने कौन से आदेश को भेजा है। तो ये सभी प्रकार की पंजियाँ किस प्रकार के पंजे में आती हैं, गैर वित्तीय पंजे में आती हैं। तो इन सभी पंजों का संधारण करना क्या है अधीक्षक के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो छात्रावास में संस्था में भिन्नता होती है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में थोड़ी कम होती है, आश्रम में और थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन देखा जाए तो कम से 15 से अधिक पंजियों का नियोजन 15 से 20 पंजियों का नियोजन कौन करते हैं, अधीक्षक करते हैं। तो इस अभिलेखों का संधारण करना ये प्रकार की पंजियां हैं जिनका संधारण करना क्या है अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं कि अभिलेखों का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए, रख रखाव कैसे जाए। मान लीजिए आपने रिकॉर्ड तो बना लिया, अब 1 महीने बाद उस रिकॉर्ड में कुछ चूहे खा गए, दीमक खा गया या रिकॉर्ड खराब हो गया, पन्ने फट गए, तो इस प्रकार से संधारण नहीं किया जाता है। यह आदर्श अधीक्षक की पहचान होती है कि एक अधीक्षक अपनी पंजियों को किस प्रकार रखता है, ये उसकी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करता है। तो आदर्श अधीक्षक की पहचान ये पंजियां ही हैं कि वो किस प्रकार से अपनी पंजियों को रखते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, आपने नोट्स को कैसा रख रहे हैं। आपने नोट्स बनाया पूरी मेहनत करके, अब नोट्स में 10 दिन बाद आपने पानी फेर दिया या चूहा काट दिया और आपको पता ही नहीं है, तो ये पता चलेगा कि आप किस प्रकार से उस अध्ययन कर रहे हैं, ये आपकी पहचान है। तो उसी प्रकार से कार्य की पहचान कौन करे, अभिलेख पूर्व है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या आवश्यक है कि प्रत्येक पंजी पर पृष्ठांकन करना आवश्यक है। प्रत्येक पंजे पर पृष्ठांकन अर्थात नंबरिंग करना आवश्यक है, 1 2 3 4 पृष्ठ क्रमांक देना आवश्यक है ताकि उनका एक निपटारा हो सके उचित तरीके से। साथ ही साथ उनमें सत्र अनुरूप विभाजन, मान लीजिए कोई पंजी आपने बनाई है और पंजी एक सत्र चली है और एक सत्र के बाद पंजी भर गई है, तो आप उन पंजियों को बकायदा लेबलिंग करके कि वर्ष 17-18 की पंजी है, वर्ष 18-19 की ये पंजी है, 19-20 की, 20-21 की ये पंजी है, ताकि अगर उस सत्र के अनुरूप कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके आधार पर ले सकें। साथ ही साथ पंजियों को क्लासीफाई करना है, भंडारण करना है, आप उसे अच्छे ऐसी जगह रखें जहाँ सीलन ना मिले। साथ ही साथ ऐसी जगह रखें जहाँ आपको दीमक और अन्य कोई समस्याएं ना हो। उनको अलमारी में रखें, सूखी अलमारी में रखें। इस प्रकार से अधीक्षक को क्या करना है, अभिलेखों का रिकॉर्ड का संधारण करना है, क्योंकि अभिलेख ही आपके कार्य सुगमता का पहचान करते हैं। साथ ही साथ भंडारण इस प्रकार से हो कि आपको जानकारी प्राप्त करने में सुगमता हो। मान लीजिए आपको एक जानकारी चाहिए कि वर्ष 23-24 की, मान लीजिए किसी छात्र की जानकारी चाहिए कि परीक्षा फल क्या था। समय समय पर उच्च कार्यालय द्वारा विभिन्न जानकारियां मंगाई जाती हैं, तो आप इस प्रकार से उसे अरेंज करके रखें कि आपकी मिनटों में वो जानकारी आपके हाथ में रहे। ऐसा नहीं कि आपको पूरे 100-150 रजिस्टर खंगाल रहे हैं आप और उसके बाद वो जानकारी मिले। तो जानकारी भी किस प्रकार से होनी चाहिए, सुगमतापूर्वक जानकारी होनी चाहिए। तो अभिलेखों का प्रबंधन करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अभी तक हमने देखा छात्रावास प्रबंधन के ऊपर प्रशासनिक प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है वो हमने देख लिया, अभिलेखों का प्रबंधन कैसे किया जाता है वो भी हमने देख लिया है। आगामी कक्षा में हम मेष प्रबंधन, अधोसंरचनात्मक प्रबंधन, स्वास्थ्य और नैतिक प्रबंधन के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितनी तेज़ी से ये वीडियो, ये मेहनत जो है लोगों तक पहुंचेगी, उतनी ज़्यादा तेज़ी से आगामी वीडियो भी आप तक सभी तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि छात्रावास प्रबंधन का ये टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, अध्ययन की शैली कैसी है, अध्यापन की शैली कैसी है। आप फीडबैक देंगे तो हम जैसे जरूर अपडेट करते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो कीजिए, जिसमें नियमित रूप से हम कंप्यूटर की क्विज भी लाते हैं और जो भी अपडेट होते हैं परीक्षा उपयोगी और साथ साथ मेंस के लिए भी जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल में नियमित रूप से आते हैं। तो आप सभी कृपया फीडबैक भी अवश्य प्रदान कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।